नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी कि बीईओ परीक्षा के लिए हम लगातार वीडियो सीरीज में पेड क्विजेस को देख रहे हैं। कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले वीडियोस प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखा है अब तक तो नीचे प्लेलिस्ट में देखे होंगे, वहां से जाकर के आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। मौर्य वंश के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन करना है। तो संस्थापक मौर्य वंश के कौन माने जाते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। कैपिटल पाटलिपुत्र थी इनकी। अंतिम शासक जो है ये बृहद्रथ इसका मौर्य वंश का है। और राज्य चिन्ह यानी कि जो स्टेट एम्ब्लेम होता है वो चक्र नहीं है, वो मयूर है। ठीक। और एक हिस्टोरियन थे जिनका नाम था ग्रून बेडल। ठीक है। तो उन्होंने ये मयूर की आकृति जो है ये एक स्तंभ अभिलेख है जो कह लीजिए क्या नाम था उसका, लौरिया नंदन गढ़ करके था। ठीक है। तो वहां पर उसको देखा और उन्होंने उसको मौर्यों का राज्य चिन्ह जो है बताया है। ठीक। तो इसमें से सी ऑप्शन को चुनेंगे। मौर्य इतिहास के साहित्यिक स्रोत इनमें से कौन कौन से हैं? ठीक है। तो मौर्य वंश के बारे में जो पूरी हिस्टोरिकल एक हमें कह लीजिए सोर्सेज हमारे पास हैं वो कौन कौन से हैं? तो जितने भी बुद्धिस्ट ग्रंथ हैं, है ना, जैन ग्रंथ, बुद्ध ग्रंथ, इनसे हमें सूचना मिलती है। विष्णु पुराण से मिलती है। महाभाष्य जो है पुस्तक, है ना, पतंजलि की जो लिखी गई थी, है ना, तो चंद्रगुप्त की उसमें राजसभा और इन सब चीज़ों का उल्लेख है। इसके अलावा जो कथा सरित सागर है, ठीक है, ये इसके लेखक थे सोमदेव, है ना, तो इससे भी हमको सूचना मिलती है। इसके अलावा मेगास्थनीज की इंडिका पुस्तक जो है उससे विशाखदत्त की ये मुद्रा राक्षस और कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो गया। तो ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, साहित्यिक स्रोत हैं। तो 1 2 3 4 सबको चुन लेंगे हम। कौटिल्य के द्वारा रचित पुस्तक जो अर्थशास्त्र है, जो एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक मानी जाती है उस समय की सबसे बड़ी, तो उसमें उल्लिखित पौर का अर्थ क्या है? ठीक है। तो देखिए इस पुस्तक में जो है जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है ना, उनको बोला जाता था ये आपका जो है तीर्थ। ठीक ठीक। तो तीर्थ थे और उसका कुछ अर्थ होता था। तो जैसे मंत्री जो था तीर्थ का नाम, उसको प्रधानमंत्री बोला जाता है। ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जैसे अब देख लीजिए पौर का अगर हम अर्थ देखें तो ये होता था नगर कोतवाल, है ना, ऑप्शन बी वाला, इन्फोर्समेंट ऑफिसर ऑफ मॉरल कंडक्ट इन सिटी। जैसे आज के डेट में आप देखते होंगे ना कि जिन नगरों में ये म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन होता है, नगर निगम का, तो नगर निगम का जो चीफ होता है उसको महापौर बोला जाता है हिंदी में। ठीक। तो कुछ वैसे सिमिलर पोस्ट समझ लीजिए ना कि वही हो गया पौर वाला जो है यहाँ पे, उस समय इसको इस नाम से जानते थे। मौर्य प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए साम्राज्य को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया था, जिसमें से दक्षिणी भाग की राजधानी इसमें से कौन सी थी? ठीक है। तो दक्षिणी राजधानी थी सुवर्णगिरी। उज्जैन जो है ये पश्चिमी राजधानी थी। ठीक। तक्षशिला जो है ये आपकी नॉर्दर्न एरिया की राजधानी थी और जो ये तौसली है ये पूर्वी क्षेत्र की राजधानी थी। ठीक। तो यहां से बी को चुन लेंगे। अर्थशास्त्र में वर्णित निम्नलिखित अध्यक्षों तथा उनके कार्यों के संबंध में गलत युग्म का चयन करना है। ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है अर्थशास्त्र एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में। ठीक है। तो इसके अंतर्गत यहाँ पे देखिए जो अलग अलग अध्यक्ष हैं, तो इसमें से गलत है हमारा बी वाला ऑप्शन। मुद्राध्यक्ष के लिए लिखा है टकसाल का अध्यक्ष। टकसाल क्या होता है? जहाँ पे सिक्के वगैरह ढाले जाते हैं, जो मिंट जिसको आप बोलते हैं। ठीक है। तो मुद्राध्यक्ष जो था इसका बेसिकली कार्य होता था, ये जो उस समय के कह लीजिए जो पासपोर्ट विभाग था उसका अध्यक्ष होता था। और यहाँ पे अगर हम बात करें टकसाल की अध्यक्षता तो उसका नाम था ये इसको बोलते थे लक्षणाध्यक्ष। ठीक। सही कथन हमको चुनना है। यहाँ से 2 स्टेटमेंट है। तो मौर्यकालीन नगर व्यवस्था की जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक जो इंडिका है, हमने आपको बताया था ऊपर, तो इससे मिलती है। तो बिल्कुल ये कथन हमारा ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने नगर के प्रशासन के लिए 9 समितियों का वर्णन किया है। तो ये हमारा गलत है। ठीक। केवल एक हमारा सही हो जाएगा। गलत क्यों है कि 9 समिति नहीं, इसमें 6 समितियों का इसने जो है वर्णन किया है, जिसमें से प्रत्येक समिति का अलग अलग कार्य होता था एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में। जैसे कि पहली समिति जो होती थी तो वो उद्योगों का निरीक्षण करती थी, है ना, दूसरी जो क्षेत्र में आने वाले विदेशियों की देखभाल करती थी। तो ऐसे ऐसे सबका अलग अलग कार्य बटा हुआ था।
सही कथन चुनना है। तो मौर्य काल में विभिन्न किस्म के मामलों के लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था नहीं थी, ठीक है। जैसे मान लीजिए जमीन का मामला है, कोई लड़ाई झगड़े का मामला है, ठीक है, तो उसके लिए अलग अलग न्यायालयों की व्यवस्था नहीं थी। तो ये हमारा स्टेटमेंट जो है गलत है, क्योंकि अलग अलग व्यवस्था थी, है ना। तो दूसरा है कि राजा का न्यायालय मौर्य काल का सर्वोच्च न्यायालय होता था, ठीक। तो जैसे वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट होता है भारत में, तो उसी प्रकार उस समय राजा का जो कोर्ट है इसको सर्वोच्च न्यायालय माना जाता था। तो सिर्फ दूसरा कथन हमारा ठीक है इसमें। मौर्य प्रशासन में सैन्य प्रबंध के सर्वोच्च अधिकारी को किस नाम से बुलाया जाता था या क्या कहा जाता था, ठीक है। तो मिलिट्री मैनेजमेंट का जो हाईएस्ट ऑफिशियल था उसको बोलते थे अंतपाल। मौर्य काल की गुप्तचर व्यवस्था के संदर्भ में गलत कथन को हमको चुनना है। तो देखिए मौर्य काल में अगर हम देखें तो सर्वप्रथम मौर्य काल ही था जहां पर इतनी बड़ी संख्या में गुप्तचरों की जो है अपॉइंटमेंट की गई। तो ये चूंकि आंतरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमण से राज्य को बचाने में जो है इनका काफी अच्छा रोल होता था, और ये जितनी भी राज्य की सुरक्षा संबंधी सूचना होती थी सेना को देते थे, ठीक है। तो इसी क्रम में यहाँ पे संस्था और संचरा नामक दो गुप्तचर संस्थाएं जो है उस समय अस्तित्व में थी। तो ये बिल्कुल हमारा कथन ठीक है। और दूसरा है कि केवल पुरुष ही गुप्तचर का कार्य करते थे, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। महिलाएं भी जो है इसमें गुप्तचर अपॉइंट की जाती थी, ठीक है। तो इसमें दूसरा कथन गलत है, पहला सही है। अब मौर्यकालीन जो है टैक्सेस भी होते थे, कर लगाए जाते थे। तो करों के प्रकार के संबंध में हमको गलत युग्म का चयन करना है, ठीक। तो इसमें से सी ऑप्शन हमारा गलत है। बलि नामक जो कर था ये लगता था धार्मिक कर का एक रूप होता था। और चराई कर यानी कि जो ग्रेजिंग टैक्स है उसको विवीत बोलते थे, ठीक, विवीत। तो उसको भी ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। मौर्यकालीन राजस्व के रूप में फल फूल तथा सब्जियों से प्राप्त आय को क्या कहा जाता था, ठीक है। तो कुछ रेवेन्यू के सोर्सेस थे मौर्य काल में, जैसे दुर्ग है ना, ब्रज, हिरण्य, उदक भाग, ठीक। तो जो फल फूल तथा सब्जियों से प्राप्त आय होती थी उसको सेतु बोला जाता था, ठीक। उदक भाग जो है हमारा ये सिंचाई कर से जो आय होती थी। हिरण्य जो है ये नगद राजस्व होता था, है ना। और ब्रज जो है ये उससे पशुओं से प्राप्त आय होती थी, ठीक है। जैसे सीता प्रकार का एक बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो वो जो राजकीय भूमि होती थी उससे प्राप्त आय होती थी। तो कुछ इस तरीके से चीजें होती थी। चंद्रगुप्त मौर्य के संबंध में गलत कथन को हमको चुनना है। तो मौर्य काल में हम देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 321 से लगभग 297 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो उसी क्रम में इनका जन्म कुसुमपुर जो कि पाटलिपुत्र में था यहाँ हुआ था, बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो ये कथन गलत है। बौद्ध नहीं, जैन धर्म अपनाया था इन्होंने। और जो है उसके बाद ये जो है वो थे भद्रबाहु, ठीक है। तो भद्रबाहु के साथ श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर गए और वहां पे उन्होंने संलेखना जो होती थी, मतलब संलेखना में क्या होता था कि भूखे रहकर धीरे धीरे मृत्यु को अपना लेना, ठीक है। तो ये इन्होंने किया था। तो इसमें दूसरा स्टेटमेंट जो है ये गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के बाद हम जो है बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। तो बिंदुसार बेसिकली जो है चंद्रगुप्त मौर्य और दुर्धरा का पुत्र था, ठीक। तो जब ये पैदा हुआ तो इसके शरीर के किस भाग पर बिंदु था, है ना, इसलिए इसका नाम बिंदुसार पड़ गया। तो इसके सिर पे जो है बिंदु था। और एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि जो सिजेरियन टेक्निक होती है यानी कि तकनीकी, है ना, तो उससे इसका जन्म हुआ था बिंदुसार का। खुसरो समिति की जो है गठन किया गया था इसका 1989 में भारत में। तो इसका संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से था? तो ये जो है एग्रीकल्चर एंड रूरल क्रेडिट यानी कि कृषि एवं ग्रामीण साख विषय से संबंधित थी। राष्ट्रीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड जो है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ग्रेप्स प्रोसेसिंग बोर्ड ये है हमारा यहाँ पुणे महाराष्ट्र में। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, ये एक पुस्तक है। तो इसकी जो है इसका लेखन किसके द्वारा किया गया ये पूछा जा रहा है। तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की एक पुस्तक है ना। आरबीआई की स्थापना से पूर्व ये सब पुस्तकें जो है इनके द्वारा लिखी गई थी। वित्त आयोग के बारे में गलत कथन को चुनना है। ठीक है, तो इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया जाता है और ये अर्ध न्यायिक संस्था होती है। बिल्कुल ठीक है। इसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है। इसमें 4 सदस्यों में से 2 पूर्णकालिक होते हैं और 2 अंशकालिक होते हैं। ठीक, फिर प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1952 में नहीं 1951 में की गई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष थे जो चेयरमैन थे केसी नियोगी, है ना, ये थे, इनकी अध्यक्षता में हुई थी। और अब तक भारत में कुल 15 वित्त आयोग गठित किए जा चुके हैं। तो ये भी ठीक है हमारा, हम सी ऑप्शन को चूज करेंगे।
योजना आयोग के संदर्भ में सही कथन को चुनना है तो 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है, जो है मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे इसकी स्थापना की गई थी और इसका उल्लेख संविधान के भाग 5 में है, तो ये गलत है। चूंकि ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, पहले कथन से ये आपको क्लियर हो रहा है कि ये जो है एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के माध्यम से स्थापित की गई थी, ठीक। और उसके बाद जो है वर्ष 2015 में मतलब 14 में इसको अबॉलिश करके 2015 1 जनवरी से इसके जगह पे नीति आयोग जो है उसकी स्थापना कर दी गई है गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में। तो सिर्फ कथन 1 हमारा जो है ये सही है। नीति आयोग के द्वारा जारी किए जाने वाले बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो नीति आयोग रिलीज करता है, तो उसके अनुसार उत्तर प्रदेश के कौन से 3 जिले सबसे कम गरीबी वाले हैं, ठीक है, जहां पे निर्धनता जो है कम है। तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ए, लखनऊ, कानपुर नगर और गौतम बुद्ध नगर। और अगर हम यहीं पे बात कर लें कि सबसे ज्यादा गरीबी वाले जो 3 जिले हमारे हैं, तो उसमें श्रावस्ती है सबसे पहले नंबर पे, फिर बहराइच है और फिर बलरामपुर है। इनमें से किस राज्य ने 1995 में मानव विकास रिपोर्ट की गणना करने वाला जो है वो पहला राज्य था, ठीक। तो ये है राज्य हमारा मध्य प्रदेश। भारतीय मानसून के संबंध में हमको गलत कथन को चुनना है, ठीक। तो देखिए इसमें से गलत कोई नहीं है, इसमें से नन ऑफ द अबव जो है इसको चुनेंगे हम। या तीनों स्टेटमेंट जो दिए हुए हैं इसको देख लीजिए आप एक बार। वनस्पति जलवायु का उचित सूचकांक होता है, एक ये फेमस स्टेटमेंट है, निम्न में से किसका, ठीक है। तो ज्योग्राफी में आपने कोपेन की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा होगा, ये इनका ही कथन है। इन्होंने जो है बेसिकली कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, तो दुनिया भर में जितने भी जलवायु क्षेत्र हैं उनको तापमान और वर्षा के आधार पर इन्होंने वर्गीकृत किया है, जो कि वहाँ के स्थानों के लोकल वनस्पति से मेल खाते हो, ठीक है। तो डिटेल में भी थोड़ा कोपेन के बारे में पढ़िएगा और उनका ही ये कथन है जो यहाँ पे पूछा गया है ऊपर। भारतीय जलवायु के कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र AW कोड के द्वारा नहीं दर्शाया जाता है, ठीक है। तो जैसा अभी हमने बताया कि जलवायु का क्लासिफिकेशन कोपेन का पढ़ते हैं, तो उसमें कई सारे कोड में इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों को विभाजित किया है, जैसे AW है ना, AMW, फिर AS, ठीक, CWG। तो यहाँ पे AW में बेसिकली जो है हमारा पेनिनसुलर इंडिया के जो भाग हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया है ना। यहाँ पे गुजरात जो है इसमें ये नहीं है। गुजरात अच्छा किस में है जरा बताएंगे क्या कमेंट करके। असम राज्य में किस तूफान को बारदोली छीड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो एक प्रकार का ये जो तूफान है इसका नाम है ये काल बैसाखी है ना, इसको जानते हैं इस नाम से। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभों के कारण जो सर्दियों के महीनों में होने वाली वर्षा है किस फसल के लिए जो है लाभकारी होती है, तो ये उस समय फसल होती है वीट की, तो इसके लिए काफी लाभदायक है। भारतीय संविधान में वर्णित मूल कर्तव्य यानी कि जो पार्ट 4A है ना, आर्टिकल 51A, उसके बारे में बात हो रही है। तो उसके संदर्भ में सही कथन चुनना है, तो ये पूर्व के सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति के आधार पर अपनाया गया और 42वें संशोधन जो 1976 है उसके द्वारा जोड़ा गया। तीनों ही ठीक है, डी ऑप्शन को चुन लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए किस वर्ष में JS वर्मा समिति का गठन किया गया था, ठीक है। तो 76 वाले अमेंडमेंट में तो बना दिया गया था, इसके फर्दर इम्प्लीमेंटेशन और इफेक्ट देने के लिए जो है कमेटी बनाई गई JS वर्मा कमेटी 99 में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, ठीक है, ये निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया एक प्रावधान है, ठीक। तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य ही है, जो है कुल मिला के हम 11 मौलिक कर्तव्यों के बारे में पढ़ते हैं, तो 3 नंबर पे जो है इसको पढ़ा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो 11 मौलिक कर्तव्य आपको याद होने चाहिए, एक बार लिस्ट प्लीज रेफर करें। इसमें स्मारकों का और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की रक्षा करना, ऐसा कोई जो है हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। राष्ट्रपति के चुनाव में निम्नलिखित में से कौन से सदस्य शामिल नहीं होते, तो अभी हाल ही में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए, तो जो है इसमें देखिए राज्य विधानसभाओं के सदस्य है ना,
जो बी ऑप्शन में लिखा है तो ये गलत इसलिए है, इसकी वर्डिंग पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि इलेक्टेड, चूंकि हाउस में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों प्रकार के मेंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए राज्य जो स्टेट असेंबलीज होती हैं इसके इलेक्टेड जो मेंबर हैं वो भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। कुल मिला के जहाँ पे इलेक्टेड वर्ड आएगा वही लोग भाग लेते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, क्योंकि इन दोनों यूनियन टेरिटरीज में विधानसभा भी है तो वहाँ पे विधायक चुन के आते हैं, तो वो विधायक भी जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी व्यक्ति को किन अर्हताओं को पूर्ण करना होता है, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं कि वो व्यक्ति को रखनी होगी तभी वो इलेक्शन जो है राष्ट्रपति का लड़ सकता है। तो पहला तो भारत का नागरिक होना ही चाहिए, दूसरा वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक। तीसरा है कि वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, यानी कि जो राज्यसभा के मेंबर बनने के लिए कंडीशंस है उसको सेटिस्फाई करता हो। तो ये गलत है, राज्यसभा नहीं, यहाँ पे लोकसभा का मेंबर बनने के लिए उसको कंडीशंस को फुलफिल करना होता है। तो सिर्फ 1 और 2 जो है ये करेक्ट है। इसके अलावा और भी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसको भी प्लीज एक बार देख लें। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से किसे दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है, ठीक है, फिलोसफर प्रेसिडेंट। तो ये कहा जाता है डॉक्टर एस राधाकृष्णन को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद की अवधि से संबंधित है, ठीक है। तो इनका कार्यकाल जो है 5 साल का होता है, तो इससे संबंधित जो ये प्रावधान है तो अनुच्छेद यहाँ पे 56 में जो है इसके बारे में लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, ठीक है। तो नेशनल इमरजेंसी इम्पोज कर सकते हैं वो अनुच्छेद 352 के तहत। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति यानी कि जो शपथ होता है वो करवाते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अभी हाल ही में जो है यू ललित जो है हमारे ये चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए हैं द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो सबके सब प्रावधान ही है। अनुच्छेद तथा उसमें वर्णित प्रावधान के संदर्भ में गलत युग्म को चुनना है। तो यहाँ पे अनुच्छेद 58 में लिखा है राष्ट्रपति के पुनः चुनाव के लिए अर्हता, तो ये गलत है, ये अनुच्छेद 57 में दिया है, ठीक है। 58 में है राष्ट्रपति चुने जाने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, है ना, उसके बारे में प्रावधान है। एजेंडा 21 जो ये रियो शिखर सम्मेलन हुआ है 1992 का, इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से ही संबंध है इसका। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो 17 जो गोल हैं कुल हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो गोल नंबर 4 है उसके लिए वर्ष 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य का हिस्सा नहीं है। तो 4 नंबर गोल में हमारे क्या लिखा है, क्वालिटी एजुकेशन। तो क्वालिटी एजुकेशन में कवर होता है ऑप्शन 1, 2, 3, है ना, सभी को मुफ्त उच्च शिक्षा जो है ये नहीं है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है भारत में 2030 तक सभी की जल उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 नंबर गोल जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या प्रावधान है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, है ना, तो उसके माध्यम से ही 2030 तक सभी को जल उपलब्धता जो है इसका प्रावधान, जैसे जल जीवन मिशन वगैरह सब चलाए जा रहे हैं तो सब इसी की दिशा में कार्यरत हैं। नगोया प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है, ठीक है। तो नगोया प्रोटोकॉल जो है इसका संबंध है संसाधनों की आनुवंशिक और न्याय संगत साझेदारी तक पहुंच और उचित लाभ, है ना। इसको जो है जापान के शहर नगोया में वर्ष 2010 में जो है अपनाया गया था और ये इम्प्लीमेंटेड है वर्ष 2014 से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है उसका उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, ये इसका लक्ष्य है, ऑप्शन बी जो करेक्ट हो जाएगा। ये किस वर्ष में जो है अडॉप्ट किया गया था, जरा ये कमेंट करके बताइए। तो किसी माध्यम में तरंग संचरण की स्थिति में माध्यम का कोई एक कण अपना एक कंपन पूरा करने में जितना समय लेता है उसे तरंग का आवर्तकाल कहते हैं, ठीक। आवर्तकाल की ये परिभाषा होती है। तो आवर्तकाल को किस लेटर से प्रदर्शित करते हैं ये बताना है, ठीक। तो यहाँ पे टी से डिनोट करते हैं हम जो है अपना इसको, ये जो पीरियड है ना, आवर्तकाल। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो यहाँ पे अनुप्रस्थ तरंगे यानी कि जो हमारी ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं उसके बारे में स्टेटमेंट्स हैं, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें लिखा है कि अनुप्रस्थ तरंगे वैद्युत चुंबकीय नहीं हो सकती, पर ऐसा गलत है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी कि वैद्युत चुंबकीय भी हो सकती हैं।
पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये लाइट का रिफ्रैक्शन वाली घटना होती है उसकी वजह से जो हमारे तारे हैं वो ऊपर हम देखते हैं तो टिमटिमाते हुए दिखते हैं हमको। ठीक, और किसी दूसरा स्टेटमेंट है कि किसी बिंदु का प्रतिबिंब सदैव समतल दर्पण पर ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो जो प्लेन मिरर होता है उस पर इमेज देखी जा सकती है ना, तो ये भी ठीक है किसी पॉइंट का इमेज। तो इसमें से पूछा है गलत ना, तो कोई गलत नहीं है, तो कोई नहीं वाला ऑप्शन चूज करेंगे। प्रकाश तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जो होती हैं कम्युनिकेशन में आजकल जो है उसको यूज किया जाता है, तो उसके संबंध में यहाँ पे 3 कथन है, उसमें से गलत चुनना है। ठीक, तो गलत कोई नहीं है, तीनों को यहाँ पे पढ़ लीजिए। इनमें से किस खिलाड़ी को हरा करके नोवाक जोकोविच ने 2022 का जो विंबलडन ये टेनिस का खिताब होता है उसका पुरुष खिताब जीता है। ठीक, तो इन्होंने हराया है निक किर्गियोस को। ठीक, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ये किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं जरा बताइए तो। जुलाई 2022 में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने दुर्गापुर और बर्धमान में, जो कि कहाँ किस राज्य के 2 स्थल हैं, वहां पर इंटरनेट एक्सचेंजेस को शुरू किया है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए जो इंटरनेट एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं इसको बनाया जाता है। इंटरनेट एक्सचेंज जो हमारा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का, तो इसके द्वारा दुर्गापुर और बर्धमान, तो ये दोनों स्थल हैं पश्चिम बंगाल के। जुलाई 2022 में कॉफी बोर्ड ने कॉफी फसलों की जलवायु प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो कॉफी बोर्ड जो कि कहाँ पे है ये भी आपको पता होना चाहिए, बेंगलोर में है ये। ठीक, और इन्होंने समझौता किया है ये इसरो से। ठीक, निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में स्वीकार किया गया है और उनका हाल ही में निधन हो गया। ठीक, तो भारतीय इंटरनेट के जनक के रूप में जाना जाता है विजेंद्र के सिंघल जी को, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। और इसी प्रश्न के साथ समाप्त करेंगे इस वीडियो को यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।